बिग फाइट में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आखिर शहरों के अंदर क्या विकास सिर्फ कागज में होता है या धरातल पर भी दिखाई देता है। मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी हैं, जयपुर के महापौर निर्मल नाहटा जी हैं, संचेती जी हैं जो कि टाउन प्लानर हैं, और भागीरथ जी मेरे साथ हैं। नाहटा जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्या आज जयपुर या प्रदेश के बाकी शहर उस जगह पर खड़े हैं जहां की 20 साल पहले प्लानिंग की गई थी? देखिए, अब एग्जैक्ट 20 साल पहले क्या प्लानिंग की गई थी उसके बारे में तो मुझे बराबर जानकारी नहीं है उस समय क्या था, किंतु जहां तक आज है इसमें मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं न कहीं इस बात पर विकास को लेकर जरूर दबाव बनाती है जी। रिंग रोड परियोजना कई सालों से लंबी चल रही थी, किंतु अभी पिछले दिनों में सकारात्मक कदम उठे और रिंग रोड परियोजना का गांव ने फिर त्वरित गति पकड़ी। इसके अलावा जो आपने मेट्रो की बात करी, मेट्रो योजना भी कांग्रेस सरकार की योजना थी जी। हमारे साथी शर्मा जी ने उनके उसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी की, मैं उससे बचना चाहूँगा, किंतु कहीं ना कहीं जनता में ये प्रश्न घूम रहा था कि उसकी आज की तारीख में क्या फिजिबिलिटी है। हमारी सरकार ने मात्र उसकी तह तक जाने की कोशिश की, और चूंकि उसमें एक बहुत बड़ा निवेश हो चुका था तो उसमें पीछे होना मुश्किल था, जो उस चीज को आगे बढ़ाया उसी को आगे बढ़ाया। तो हमारी जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसमें हम बराबर उसको एड्रेस कर रहे हैं। और सरकारें जिस हिसाब से आज जयपुर में इतना बड़ा CII का पार्टनरशिप मीट हो रहा है, तो कहीं कहीं पॉलिटिकल विल मायने रखती है। ये सब आयोजन इसलिए की जाते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट बढ़े। नहीं जाना चाहूंगा कि इससे पहले जो भी समिट जहां जहां हुई है वहां पर कितना निवेश आया कितना नहीं आया, क्योंकि आज मेरा एजेंडा उस मुद्दे पर नहीं है। लेकिन अगर मेट्रो घाटे का सौदा है, अगर मेट्रो को शुरू करने से राजस्व को हानि होगी, तो फिर सेकंड फेज की शुरुआत क्यों? इसमें इतना बड़ा निवेश हो चुका था कि इससे पीछे होना मुश्किल था। अब एक्सपर्ट्स की भी राय आई, कई तरह की चीजें आई। आपने जो कहा ना कि गति धीमी होगी, गति धीमी जनहित में हुई और बाकी उसमें सारी चर्चा करने के बाद पीछे होना मुश्किल था या फिर इसका राजनीतिक नुकसान उससे ज्यादा था। संचेती जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और सवाल मैं आपसे यह करूंगा कि क्या जो प्लानिंग होती है अगले 15 साल को लेकर वाकई में उस पर गंभीरता से बात होती है, या सिर्फ यह सोचा जाता है कि मेरी सरकार में जितना काम होगा मैं कर लूंगा, अगली सरकार देखेगी, करेगी तो भी ठीक है, नहीं करेगी तो भी ठीक है? मेरा ये है कि जो मास्टर प्लान बनाए जाते हैं, पहले 2011 तक का मास्टर प्लान बनाया गया था जिसमें कि करीबन 325 गांव थे। आज की तारीख में 725 गांव के करीबन आपके जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ चुके हैं जी। शहर का फैलाव 3000 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग हो चुका है। आज की आबादी 60 लाख है। 2025 तक इसकी 80 लाख की आबादी हो जाएगी। योजनाएं ऐसी बात नहीं है, JDA ने कई हाथ में ली, कई प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए, नगर निगम ने भी काफ़ी काम किए हैं। परंतु क्या होता है, तारतम्य ये है कि कभी आपने बड़ी योजना ले ली तो बजट नहीं है, बजट है तो योजना नहीं ली, योजना ली तो क्लियरेंस नहीं हुआ कहीं से भी। जिस लेवल से क्लियरेंस में भी अगर आप सोचें तो नगर निगम आज प्रोजेक्ट या JDA लेता है तो क्या संचेती जी आपको यह भी नजर आता है कि तमाम जो महकमे हैं उनका आपस में कनेक्शन नहीं है, इस वजह से भी स्थिति बिगड़ती चली जाती है? जैसे ही सड़क बनती है 2 महीने बाद या तो BSNL उसको तोड़ देता है या बाकी विभाग जो है वो काम के लिए उसको तोड़ देते हैं। क्या लगता नहीं कि एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर ये काम यहां से हो रहा है तो जितने भी काम है वो इसके जरिए हों, और अगर सड़क की बात है तो एक पाइप इस तरीके का बिछाया जाए कि जिसको भी वायर डालना होगा वो उसके जरिए काम कर सकता है? ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं दिखाई देती? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, प्लानिंग मास्टर प्लान इज ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसमें कि ये सारी चीज़ें दी जाती है। कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है जी। कोई भी योजना, आज टेलीफोन एक्सचेंज लो, बिजली वाला लो, पानी वाला लो, आप सीवरेज लो, ड्रेनेज लो, नगर निगम के प्रोजेक्ट्स लो, हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स लो, आप JDA के प्रोजेक्ट्स लो, इनमें अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक स्कीम JDA ने बनाई, दूसरी स्कीम निगम ने बनाई, तीसरी हाउसिंग बोर्ड ने बनाई जी, अगर इनका लिंक मास्टर प्लान से नहीं होता है तो जो मेजर सड़कें जो एनवेसाइज कर रखी 200 फीट की, 150 फीट की, 100 फीट की सड़कों के बाद सूरज जो बदलती नहीं है उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है। जो हायरार्की मास्टर प्लान में सड़कों की दी हुई है वो बहुत बनना जरूरी है। अदरवाइज आप सोचें कि एक सड़क बन गई, एक टुकड़ा 200 मीटर का बन गया, कहीं एक आधा किलोमीटर का बन गया, कहीं 1 किलोमीटर का बन गया, फिर उसके साथ जो ड्रेनेज है वो किसी खुली ज़मीन में, खुली खेती की ज़मीन में छोड़ दिया,
तो क्या है कि फेजिंग करके 5-5 वर्ष का मास्टर प्लान 25 साल के लिए बना, जी। फेजिंग करें 5 साल की, 5 साल की फेजिंग करने के बाद व्हाट इज प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी वास्तव में क्या है। जैसे आप कहें कि कचरा निस्तारण, तो कचरा निस्तारण करने के लिए 5 साल की एक कारगर योजना बने। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है ये। मैनेजमेंट अगर आपके पास हाथ में है तो आपको पीछे हट के देखने की जरूरत नहीं किसी को भी। आपके पास एक सिस्टम है, एक मैनेजमेंट है, कचरा घर से लेके डिस्पोजल तक का सिस्टम आपको पता होगा और उस सिस्टम को बजट के आधार पे यू कैन इम्प्लीमेंट। तो ये योजनाएं जो कि है 25 वर्ष के लिए नहीं बना के 5-5 साल की फेजिंग करके लेकिन implement संचेती करें। जी, यही शायद विडंबना है कि ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। ज्योति जी, मैं आपका रुख करूंगा। एक तरफ 35 बोतल से वर्ल्ड कप की क्रिकेट टीम की टी शर्ट बन जाती है, जर्सी बन जाती है, और हम कचरे के निस्तारण को लेकर आज भी असमंजस में हैं कि आखिर उसका किया क्यों जाए, क्या किया जाए, क्या विजन की कमी है? मैं तो यही कहूंगी, आप खुद देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं और उसका हर्ष जो है, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे क्या होता है कि नेता, मंत्री, कार्यकर्ता जो है हाथ में झाड़ू लेकर के फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, केवल नथिंग, और कुछ इसके आगे कुछ करना नहीं चाहते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको इसमें बताऊं, जब मैं मेयर थी, मैंने उन मुद्दों को उठाया, बुनियादी रूप से उन मुद्दों को उठाया कि कैसे हमारे अस्थायी कर्मचारी जो हैं वहां पे इतना बड़ा करप्शन हो रहा है कि 5000 की जगह 2000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। आप कैसे सफाई अच्छी कर सकते हैं? क्या केवल अभियान की बात मुंह से बोल करके सफाई अच्छी कर सकते हैं? उनको जो सुविधाएं ESI PF की मिलनी चाहिए, कर्मचारियों जो शोषण जो हो रहा है वो नहीं रोका जा रहा, आज भी नहीं रुक रहा। तो मैं यही बातें यहाँ पर मैंने एनक्रोचमेंट की बात की, मैंने खुद ने 128 एनक्रोचमेंट की लिस्ट जो है वो ऊपर लेवल तक पहुंचाई और सहयोग मांगा बोर्ड से। क्या ज्योति जी, आप ये कहना चाहते हैं कि आज से 4 महीने पहले ज्योति जी क्या किया? बोर्ड था आपका, सरकार आपकी थी, बोर्ड आपको सरकार साथ ने लेके क्या गई, किया? आपको साथ आपकी सरकार थी, आप और आपको सरकारी करना पार्टी हो गए चाहिए। आमने सफाई का सामने। काम आपको बोर्ड का करना आप चाहिए। नाम लेते हो, बोर्ड का सरकार आपकी थी, हर बात में जब है उसकी भी जिम्मेदारी होगी। 5000 से अगर 2000 कर्मचारी काम करते तो ज्योति जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 4 महीने पहले जितने भी शहर थे, ज्योति जी क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 4 महीने पहले जितने भी शहर थे वो एकदम क्लीन थे? क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो यही कह रही हूं कि जब 5000 अस्थायी कर्मचारियों की जगह 2000 कर्मचारी, 1500 कर्मचारी काम करेंगे तो सफाई व्यवस्था अच्छी कैसे हो सकती है? और इस बात को जब मैंने मुद्दा बना के उठाया, तब वो जनप्रतिनिधि जो कि बोर्ड में जिम्मेदार थे, बहुमत में थे, वो कहां थे? क्यों नहीं उन्होंने साथ आकर के इस बात को उठाया कि हाँ, हमको हमारे वार्ड में हमारे पूरे कर्मचारी काम करने चाहिए, ये हम जिम्मेदारी लेते हैं। नहीं ली, केवल आप फोटो खिंचवा करके हाथ में झाड़ू लेकर के स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना को साकार करना चाहेंगे तो नहीं होगी। इस तरह के मुद्दों को उठा करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तभी इनका जी बिल्कुल। नाटा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। एक आम आदमी की तरफ से सवाल पूछता हूं कि अगर मैं जयपुर का निवासी हूं तो मैं एक अच्छे शहर में रहूं, उसके लिए आपकी 5 साल की योजनाएं क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 साल की स्वच्छ भारत की योजना दी है। गांधी जी का जो 150वां जन्मदिन होगा जी, 2 अक्टूबर 2019 उनका 150वां जन्मदिन है, और 5 साल की ये योजना है स्वच्छ भारत की। और इस बारे में देखिए, आप सुनिए, आप बोल रहे थे तब नहीं, इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं है। देश के किसी भी वासिंदे से पूछ लीजिए, आज एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो भी NGO हैं, सोसाइटीज हैं, संस्थाएं हैं, आम जन है, वो इसमें जुट गया है। क्यों मालूम ज्योति जी इसमें इतना रिएक्ट कर रही? क्योंकि नाटा जी, मैं आपसे सीधा सा, नाटा जी सवाल मेरा ये है कि सफाई अभियान के बाद, नाटा जी सफाई अभियान के बाद कितने कचरा पात्र जयपुर के अंदर बढ़ाए गए, कितने कर्मचारी बढ़ाए गए? क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां पर मुझे कोई बदलाव पिछले 4 महीने के अंदर नजर नहीं आ रहा है। बदलाव कहां है? नहीं, कचरा पात्र बढ़ाना एक बात है, मैं पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा हूं। जनता में जो भावना जगी है सफाई के प्रति, आज लोगों को लगा है कि सफाई करना हमारा भी एक कर्तव्य है। पहले सफाई एक लोकल बॉडीज के नाम से थी, आज कितना बड़ा फर्क आ गया। लोगों ने महसूस किया, लोग आते हैं, हमारे पास आम आदमी कचरा अपने घर का उठा के जयपुर के बाहर डंपिंग यार्ड में डालता है। कहना चाहता हूँ, आम आदमी सफाई के प्रति जागरूक है। हम लोग ऐसी मुहिम लाते हैं। मैंने मान लिया आपकी, मैंने मान लिया कि आम आदमी जागरूक हो गया, घर में सफाई की, कचरा उठाकर बाहर लेके आया। अब क्या वो जयपुर के बाहर उसको रख के आएगा अगर उसको कचरा पात्र नहीं मिलेगा? बताना चाहूंगा, 4 दीवार के अंदर व्यवस्था कर रहे हैं कि शहर में कचरा बराबर आता है। सुबह 7 बजे से कचरा आना शुरू होता है, 8 बजे, 9 बजे, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जी। तो कचरे के उठाने के जो भी संसाधन है, जैसे कोई 2 बजे आके उठे, कचरा लेके चला गया, उसके बाद जो 3 बजे कचरा आएगा वो तो शाम तक दिखेगा। चलिए, जयपुर की तस्वीर बताने के लिए मेरे साथ एक दर्शक आज वो करप्शन नहीं हो रहा,
सुनील, आज क्या अस्थायी कुछ कहना कर्मचारियों में चाहेंगे corruption आप? नहीं हो रहा, इस बात को कह दें, अच्छी बात है, इससे मेरा अच्छी नाम भी बात है। आएगा। सुनील, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सुनील, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप टीवी का वॉल्यूम कम करें और उसके बाद फिर आप हमें बताएं कि आखिर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जब इन्होंने ये निर्मल नाटा जी और ये मनोज भारद्वाज जो जयपुर के जो उपमहापौर बने, जी और जो ये उपमहापौर बनने के बाद दैनिक भास्कर वालों ने बाहर इनको जो शपथ दिलाई थी, जी। और शपथ दिलाने के बाद दैनिक भास्कर अखबार ने इन सबके मोबाइल नंबर दिए थे अखबार के अंदर। बिल्कुल। तो उस मोबाइल नंबर को इन्होंने, जो डिप्टी मेयर है मनोज भारद्वाज ने, कम से कम 3 दिन मोबाइल बंद रखा था। हमने उनसे मुलाकात करी तो वो बोलते हैं यार गंदी गली के लिए मुझे अपने पास है तो के उपमहापौर के नहीं, जब क्या है छोटी से काम के लिए उपमहापौर की, ये छोटी छोटी बातों के लिए भी ऐसे मतलब आम आदमी को हर किसी को भी फोन कर सकता है ना। जी बिल्कुल सुनील, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगा कि आखिर क्या वाकई में नेता जनता के लिए काम करते भी हैं या नहीं करते। और क्योंकि मुद्दा उठा था टाउन प्लानिंग को लेकर और मुद्दा आकर फिर वहीं रुक गया कि क्या जयपुर साफ सुथरा शहर भी बनेगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर टाउन प्लानिंग को लेकर क्या कुछ योजनाएं आगे चल रही हैं, ताकि आपको पता चले कि आपका इलाका कितना आगे बढ़ने वाला है आने वाले वक्त के अंदर। छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, आज हमने सवाल पूछा था कि क्या शहर विकास कागजों में सिमट कर रह गया है। जवाब क्या है जरा देखिए। यहां पर 75% जवाब कहता है कि ऐसा सही है, यानी कि कागजों में ही विकास सिमट कर रह गया। और महज 25% वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, धरातल पर भी काम दिखाई देता है। और इनमें वो भी हैं जो ये कहते हैं कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, यानी कि ना उनकी हाँ है ना ही उनकी ना है। फिर भी टेंटेटिव हम आपको आंकड़ा इस वक्त दिखा रहे हैं कि 75% लोग ये मानते हैं कि काम सिर्फ कागजों में होता है, जमीन पर काम नहीं होता। चलिए, मुद्दा हमने ब्रेक से पहले छोड़ा था जयपुर की सफाई व्यवस्था को लेकर। मेरे साथ एक दर्शक एलसी जैन जयपुर से जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार। सब जो है ऐसा है, मैं टाउन प्लानिंग नगर नियोजन के बारे में ये कहना चाह रहा था जिसपे कि आज चल रहा है जी। तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो है नगर नियोजन बनाते हैं, जैसे खासा कोठी वाला ब्रिज बनाया है जी। ब्रिज में जो है जहाँ यूटिलाइजेशन जो था, और नगर निगम ने मेरे सामने रिकमेंडेशन दी थी कि इसे जो है ना MI रोड पे निकाला जाए, लेकिन किसी जो है नेता विशेष के कारण, उसके होटल को बचाने के कारण जो है ना करोड़ों रुपए जनता का बर्बाद कर दिया इन्होंने, जिसे कि कोर्ट ने भी माना है कि साहब ये बिल्कुल गलत हुआ है। जी बिल्कुल। तो क्या उस नेता के एलसी खिलाफ जैन साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है, आप जो भी कह रहे हैं काफी हद तक सही नजर आता है, क्योंकि इस मुद्दे पर हम पहले भी यहां पर बात कर चुके हैं। एक और दर्शक संतोष जयपुर से ही मेरे साथ जुड़े हैं। संतोष, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर नमस्कार, संतोष विजय बोल रहा हूँ मैं। जी सर, मैं महापौर साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा कि जवाब भी दे महापौर साहब प्लीज करके। जी। महापौर साहब ने जब से ये कार्यभार संभाला है, सफाई के बारे में लंबे चौड़े भाषण तो दिए हैं जी, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली बताऊं कि मैं एक दिन हमारे यहाँ डंपर में पूरा कचरा भरा था 3 दिन से। जी। जब इन्हें कहा गया कि जब इनको फोन किया गया तो एक आदमी आया और उसमें आग लगा के चला गया। और सुबह मॉर्निंग वॉक वाले जब पार्क में आए तो बहुत ज्यादा धुआं ही धुआं रहा, और 12 दिन तक कचरा का डंपर नहीं उठा।
माननीय चलिए महापौर साहब संतोष, भी हमारे शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपका जवाब सीधा सीधा महापौर जी से ले लेता हूं। नाटा जी, जवाब क्या कुछ देंगे आप? नहीं, मैं मानता हूँ उन्होंने सही कहा होगा, और मैंने कचरा उठाने के लिए भी कहा होगा। ये तो यकीन मानिए, मैंने उसको ये नहीं कहा होगा कि भाई कचरे के डब्बे में जाके तो आग लगा दे। और जब उनको इस तरह की कोई बात थी तो जब उसने जलाया तो तुरंत मुझे कहना था, 12 दिन तक फिर उन्होंने उसका इंतजार किया। कोई बात नहीं, मैं आगे से देखूंगा कि इस तरह की गलती नहीं। नाटा जी, वो अपने पार्षद को बात कहेंगे, पार्षद 3 दिन तक फोन बंद रखता है और उसके बाद कहता है कि गली के कचरे के लिए मुझे फोन करोगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फोन हमारा हरदम चालू रहता है, सुनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपने जो बातें, एक बात जो कही आपने कि संचेती जी ने जो बताई जी कि, और ये हकीकत में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो शहर के अंदर जो विकास की 3 एजेंसियां काम करती है जी, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड जी, ये तीनों एजेंसियां शहर के विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं, और कहीं ना कहीं इनमें सामंजस्य की जो कमी होती है उससे व्यवस्था गड़बड़ाती है। और ये बात बीच में होती है कि तो मैं आपको बताऊं, हमारे यूडीएच जवाब चाहूंगा संचेती जी, आपसे शुरुआत में करूंगा, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। क्या प्लानिंग को लेकर ऐसी रूपरेखा तैयार की जाए कि वाकई में शहर वर्ल्ड क्लास बन जाए? सबसे जो फर्स्ट स्टेज है किसी भी शहर के विकास की योजना, दैट इज ए लॉन्ग रेंज प्लान, मास्टर प्लान। मास्टर प्लान बनने के बाद क्या होता है कि अपन जनरली ये सोचते हैं कि मास्टर प्लान बनने से किसी शहर का विकास हो जाएगा जी, तो दैट इज ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अगर जब तक आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन या योजना, और योजना भी कौन सी, प्राथमिकता के आधार पर, ऐसा नहीं 20 साल के लिए योजना बनाई, आप आउटर एरिया में जाके ग्रोथ कर दो जी, या बीच में जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ कर दो जी। तो कहने का मतलब आपके पास प्राथमिकता होनी चाहिए कि वास्तव में शहर के लिए 5 साल के लिए क्या जरूरी है। नाटा जी, उसके आपके पास लिए मैं आऊंगा। क्या प्राथमिकता अगले 5 साल के लिए है, और उन प्राथमिकताओं में भी कौन से काम ऐसे हैं जो अगले 1 या 2 साल के अंदर हमें देखने को मिल जाए? देखिए, पहली प्राथमिकता तो स्वच्छता है, सफाई जी, और अगले 6 महीने में हम पूरा प्रयास करेंगे कि सफाई धरातल पर आए और कचरा लिफ्टिंग प्रॉपर और हमारा शहर साफ सुथरा हो। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी, शहर में जिस हिसाब से विकास हुआ, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हुआ। पार्किंग में हम बहुत पीछे हैं। जहाँ तक सीवरेज लाइनों की बात है, जी, जिस हिसाब से पॉपुलेशन की डेंसिटी एरियाज में बढ़ी है, उस हिसाब से सीवरेज लाइनें वहाँ बड़ी नहीं हुई, छोटी लाइनें हैं, बराबर सीवरेज की समस्या रहती है। इसके साथ साथ हम जयपुर शहर का जो हेरिटेज है उसको, हेरिटेज को बचाते हुए हाईटेक डेवलपमेंट की भी योजना बनाते हैं। बाहरी शहर दुनिया के शहरों से भी टक्कर का रहे और साथ ही हमारा हेरिटेज सिटी है वो अक्षुण्ण रहे। चलिए नाटा जी, आपने तो उसी तरीके से बात कर दी जैसे चुनाव से पहले बातें की जाती है कि हम ये सब कुछ कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये समझ से परे। भागीरथ जी, मैं आपसे एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर यहां पर चाहूंगा, क्योंकि कागजों में काम जरूर होता है, धरातल पर दिखाई नहीं देता है। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जमीन पर काम ज्यादा नजर आए और कागजों को खंगालने की आम जनता को जरूर रखना पड़े? ज्योति जी का जो दर्द है वो 2-3 साल बाद नाटा जी के से भी हम सुनेंगे जी। कारण ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस की ज़बरदस्त ज़रूरत है जी। शहरी विकास के लिए, शहरी डेवलपमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक सिंगल एजेंसी होनी चाहिए और इलेक्टेड एजेंसी है। इनके अंडर में ही सारे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, चाहे पीएचईडी भी है, चाहे सीवरेज वाले हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स है शहरी विकास से कनेक्टेड, वो सब इनके अंडर में रहे, इनके कंट्रोल में रहे। एक्चुअली क्या है पोजीशन कि स्टेट गवर्नमेंट पावर शेड करने में, पावर डेलीगेट करने में संकोच क्यों करती है? वो सोचते हैं हम पावरलेस हो जाएंगे। यानी कि अगर महापौर के हाथ में ज्यादा पावर होगी तो शायद शहर का विकास ज्यादा होगा। ज्योति जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि निश्चित रूप से 74th अमेंडमेंट लागू होना चाहिए, शहरों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जहां तक बात है कि योजनाएं धरातल पर नहीं आती, मैं पूर्णतः इस बात से सहमत नहीं हूं। आज घाट की गुनी की टनल हमको दिखाई दे रही है जो वर्ल्ड क्लास है, मेट्रो आज हमको धरातल पर दिखाई दे रही है। 12,000 लोगों के लिए मकान बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। संजय नगर भट्टा बस्ती के नाम पर वहां पर कच्ची बस्ती के लोगों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इस तरह की योजनाओं को आगे आने वाली सरकार भी पूरी तरीके से इस पर ध्यान दे और इन योजनाओं को आगे बढ़ाए। अगली सरकार के ऊपर डाल दिया है कि क्या वो वाकई में काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन हाँ या ना में मैं आप सबसे सवाल का जवाब चाहूंगा, सिर्फ हाँ या ना में। क्या आज जमीन से ज्यादा कागजों में काम नजर आता है? संचेती जी, सिर्फ हाँ या ना? मैं तो यही कहूंगा कि 60 to 70% जो है कागजों में काम नजर आता है। नाटा जी, आप हाँ या ना? कागजों का काम ही जमीन पे नजर आ रहा है साहब। कागजों में प्लानिंग होती है, जमीन में हकीकत में लेकिन तब्दील होती है। हकीकत यही है कि जमीन पर काम नहीं, बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, काम कागजों में होता है। नहीं, जमीन पे भी नजर आता है, लेकिन
जितना आना चाहिए 100% वाली बात नजर नहीं हो रही। आता है। और यही समस्या यहाँ पर है बिग फाइट में। फिलहाल इतना ही, लेकिन सवाल फिर से आपके सामने वही खड़ा होता है कि क्या वाकई में जमीन पर काम आने में वक्त लगता है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जिस तरीके से काम की रूपरेखा तैयार करते हैं, जमीन पर उस तरीके से काम नहीं आ पाता। पीछे वजह राजनीतिक एक बड़ा कारण नजर आता है। बिग बाइट में फिलहाल इतना ही। सभी दर्शकों को मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे गेस्ट मेरे साथ जुड़े, एक्सपर्ट कमेंट दिए, उसके लिए शुक्रिया। नमस्कार।